नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं जो हमारी सीरीज चल रही है एलटी ग्रेड की हिंदी के लिए। और इसमें जो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट है, ये प्रैक्टिस सेट नंबर हो जाता है हमारा 5 नंबर का। ठीक है। और इससे पहले प्रैक्टिस सेट अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे, वहाँ पर आपको इससे पहले सभी प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और चलिए देर बिल्कुल नहीं करेंगे, शुरू करेंगे आज का हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो। पहला क्वेश्चन हो जाता है आज की वीडियो का हमारा, और इसमें पूछा गया है इनमें से कौन बौद्ध धर्म की भाषा है। बौद्ध धर्म की कौन सी भाषा हो जाएगी यहाँ पर, वो आपको बताना है। ठीक है। तो इनमें से आपसे पूछा गया बौद्ध धर्म की भाषा। अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। तो बौद्ध धर्म की जो भाषा है वो हो जाती है पाली भाषा। कौन सी हो जाएगी? पाली भाषा हो जाएगी जो बौद्ध धर्म की भाषा हो जाती है। और बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं वो भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं, जिसमें आपके 3 ग्रंथ इंपॉर्टेंट है जो आपसे पूछे जाते हैं। एक आपका सुत्त पिटक हो जाता है। कौन सा हो जाएगा? सुत्त पिटक हो जाएगा। एक आपका हो जाता है विनय पिटक, ये परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं, विनय पिटक हो जाएगा। और एक हो जाता है आपका अधिगम पिटक। कौन सा हो जाएगा? अधिगम पिटक। ये 3 पिटक जो है आपको याद रखने हैं, और ये तीनों जो है आपके बौद्ध धर्म से संबंधित माने जाते हैं। ठीक है। और इसके अलावा जातक कथाओं में भी जो है, जो जातक कथाएं वो भी आपकी पाली भाषा में ही लिखी गई हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं जो आपकी जातक कथाएं हैं ये कौन सी भाषा में लिखी गई हैं। तो ये भी आपकी जो है पाली भाषा में ही लिखी गई है। ठीक। तो इस क्वेश्चन से आपके जो है इतनी सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। इसके बाद हमारा बनता है दूसरा क्वेश्चन, और ये बनता है जगती जगत शब्द के किस विभक्ति का रूप है। जगती जगत शब्द के किस विभक्ति का रूप है? तो जगती जगत जो हो जाता है ये हो जाता है आपका सप्तमी विभक्ति का। ठीक है। सप्तमी विभक्ति दी गई है आपकी ऑप्शन नंबर डी में। ठीक। तो जगती जगतो जगत्सु ये सब जो है सप्तमी विभक्ति के हो जाते हैं। और सप्तमी विभक्ति में भी ये कौन सा है? तो ये हो जाता है आपका एक वचन का रूप। ठीक है। सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप हो जाएगा जगती। ठीक। अगर इसके प्रथम विभक्ति की बात करें तो जगत जगती जगंती। द्वितीय विभक्ति में जगत जगती जगंती। इस तरह से जो ये बढ़ते चले जाते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या हो जाता है। यहाँ आपसे पूछा गया है मालती माधवम किसकी रचना है। जो मालती माधवम है वो किसकी रचना है? तो जो मालती माधवम है ये हो जाती है भवभूति की रचना। ठीक है। बी हो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। भवभूति की हो जाती है आपकी मालती माधव। इसके अलावा भवभूति के अंदर जो है 3 नाटक आपको देखने को मिलेंगे। उन 3 नाटक के जो है नाम हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको देखने 1 नंबर पर देखने को मिलेगा महावीर चरितम। कौन सा हो जाएगा? ये हो जाता है आपका महावीर चरितम। ठीक है। 3 नाटक यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। दूसरे की बात करेंगे तो उत्तर रामचरित हो जाता है। कौन सा हो जाएगा? उत्तर रामचरित। ये हो जाता है 2 नंबर। और 3 नंबर की अगर बात करते हैं तो ये हो जाता है यहाँ पर मालती माधवम। ठीक है। कौन सा है? मालती। और ये हो जाएगा माधवम। तो भवभूति में आपके 3 नाटक देखने को मिलेंगे, महावीर चरितम, उत्तर रामचरित और आपका मालती माधवम। ठीक है। तो ये आपके हो जाते हैं भवभूति के। और मालती माधवम जो है ये 10 अंकों का एक संस्करण भी माना जाता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये जो आपका मालती माधवम है इसमें 10 अंक है इस संस्करण में। ठीक। ये हो जाता है यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन बनता है कालिदास के नाटक में स्त्रियों तथा निम्न श्रेणी के पात्र किस भाषा में बोलते हैं। बात की गई है स्त्रियों की या फिर निम्न श्रेणी के पात्र किस भाषा में बोलते हैं। तो स्त्री और निम्न भाषा के जो पात्र हैं वो बोलते हैं प्राकृत भाषा में। कौन सी हो जाती है? प्राकृत भाषा हो जाती है। और एक कालिदास के नाटकों की बात हो रही है। ठीक है। निम्न श्रेणी में कौन कौन आते हैं? तो निम्न श्रेणी में जो आएंगे उसमें आपके दास होते हैं, एक आपकी दासी, दास और दासी दोनों हो जाएंगे, और एक आपके होते हैं जो अधम पात्र होते हैं यहाँ पर। ठीक है। अधम पात्र ये सभी क्या है? ये सभी निम्न श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। और जो मुख्य पात्र है उसमें आपके कुलीन पात्र, उच्च श्रेष्ठी पात्र और विशुद्ध संस्कृत भाषा का प्रयोग करते हुए दिखाए गए हैं। तो ये कहा जो है कालिदास के नाटकों की विशेषता है। एक तो दोष था ही, उस पर दूसरा दोष लग जाना की सही कहावत क्या होगी। एक तो दोष था ही और
दूसरा दोष भी उसमें लग जाता है, तो उसमें हो जाता है एक तो करेला दूसरा नीम पे चढ़ा। ठीक है, ये अक्सर आपने देखा होगा, आपके घरों में भी ये बोला जाता है, एक तो करेला एक तो कड़वा ऊपर से नीम पे चढ़ा। ठीक है, इस तरह से जो है गाँव में बोलते हैं। ठीक, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी। और एक आपका बनता है यहाँ पर अधगल, जो अधजल गगरी छलकत जाए, यानी कि ज्ञान कम होना। ठीक है, और अच्छे अच्छे जो ऊंची ऊंची बातें करना, तो ज्ञान का दिखावा करना यहाँ पर आप बोल सकते हैं। ज्ञान का दिखावा करना, ज्ञान है नहीं लेकिन उसका जो है दिखावा कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे लोग आपको बहुत मिल जाएंगे आपकी आसपास में। और हाथ कंगन को आरसी क्या, तो ये हो जाता है प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, जो प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष को उसको प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, ये हो जाता है यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर, आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, और छोटा मुंह बड़ी बात, ये तो आप जानते ही हैं। अपेक्षा के विपरीत जो है प्रतिक्रिया करना, यानी हमने सोचा था कि कुछ और होगा लेकिन वहां पर जो है हमारे हिसाब से कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं अपेक्षा के विपरीत काम होना। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका छोटा मुंह बड़ी बात। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन बनता है और ये बनता है वाक्य रचना का सही क्रम क्या है। वाक्य रचना का सही क्रम आपसे पूछा गया है और ये हो जाता है सबसे पहले वाक्य रचना में आपको देखने को मिलेगा कर्ता। ठीक है, सबसे पहले कर्ता आएगा, उसके बाद आपका कर्म आएगा, फिर आपका क्रिया आएगा। कैसे एग्जाम्पल देखते हैं, तो एग्जाम्पल में यहाँ पर हम लेते हैं जैसे कोई एक हम वाक्य ले लेते हैं। सपोज करते हैं मोहन पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर सेंटेंस है। तो सबसे पहले कौन आया है, तो सबसे पहले कर्ता आया है, उसके बाद आई है हमारा कर्म क्या हुआ है और क्रिया क्या आई है, पढ़ता। तो सबसे पहले हमारा कर्ता आएगा, दूसरे नंबर पर कर्म आएगा और तीसरे नंबर पर हमारी क्रिया आएगी। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर माना जाएगा। ठीक है, तो कर्ता कर्म क्रिया ये आपका जो है सही सीक्वेंस होता है वाक्य की रचना का। इसके बाद अगला क्वेश्चन बनता है निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध शब्द क्या है। निम्नलिखित शब्दों में बताना शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा। तो जो जिजीविषा है वो लिखा जाता है कुछ इस तरह से। जिजीविषा कैसे लिखा जाता है, तो जिजीविषा कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, जीजी और ये विषा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर दिखाया गया है ऑप्शन नंबर बी में। आग्रह का विलोम शब्द क्या है। आग्रह का विलोम शब्द, तो आग्रह या फिर दुराग्रह। ठीक है, तो यहाँ पर केवल ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आपका माना जाएगा। आग्रह का जो विलोम है वो हो जाता है दुराग्रह। इसके बाद यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन बनता है वो बनता है हमारा अनेकार्थक शब्द के रूप में गुरु का कौन सा अर्थ अनुपयुक्त है। गुरु का कौन सा जो अर्थ है वो अनुपयुक्त है। 9 नंबर का एक क्वेश्चन है, गुरु का एक नक्षत्र अनुपयुक्त है, कौन सा, और ये हो जाता है आपका एक नक्षत्र। ठीक है, तो गुरु का कौन सा अर्थ अनुपयुक्त है अनेकार्थक शब्द के रूप में, तो गुरु का हो जाता है जो एक नक्षत्र है वो आपका यहाँ पर जो है अशुद्ध हो जाएगा। और जबकि गुरु का अनेक जो गुरु का अनेकार्थक माना जाता है उसमें आपका पचाने में कठिन उसको गुरु कहा जाएगा। ठीक है, वो पच नहीं रहा, वो सबसे बड़ा है। शिक्षक को भी गुरु कहा जाता है और जो भारी है उसको भी गुरु कहा जाता है। ठीक है, तो बृहस्पति है उसको गुरु कहा जाता है इसी वजह से। ठीक, तो यहाँ पर आपका ये भी करेक्ट बन जाएगा। सतदल शब्द निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है। सतदल किसका पर्यायवाची है, तो सतदल जो है ये कमल का पर्यायवाची होता है। ठीक है, 7 दल है जिसमें 7 होते हैं ना कमल में, 1 2 ऐसे होते हैं, एक ऐसे होता है, फिर ऐसे होता है, फिर यहाँ पर होते हैं, फिर यहाँ पर। ठीक है, तो ये 7 दल जो है आपके कमल में देखने को मिलते हैं, तो इसी वजह से इसका क्या नाम रखा गया है, तो इसका रखा गया है सतदल। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका कमल का पर्यायवाची। इसके अलावा कमल के पर्यायवाची में आपको देखने को मिलते हैं, क्या क्या देखने को मिलेंगे, जिनमें आपके अरविंद, जलज, सरोज, पंकज, अंबुज, पुंडरीक, नलिन, ये सभी जो हैं आपके देखने को मिलते हैं सतदल के या फिर कमल के पर्यायवाची। और चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या बनता है यहाँ पर, और ये बन जाता है हमारा चंद्रिका का पर्यायवाची क्या है। चंद्रिका का पर्यायवाची, तो चंद्रिका कहा जाता है आपका चांदनी को, और चांदनी का जो पर्यायवाची है वो हो जाता है यहाँ पर कौमुदी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर आपका माना जाएगा। इसके अलावा इसके और कौन कौन से पर्यायवाची हो जाएंगे, तो इसमें आपका
जैसे यहाँ पर आ जाता है चांदनी, ये भी जो है आपका चंद्रिका को कहा जाएगा। इसके अलावा ज्योत्सना, ठीक है, ज्योत्सना, ठीक है, ये भी हो जाता है आपका चांदनी का ही पर्यायवाची। इसके अलावा हो जाता है जैसे चंद्रकला, ठीक है, ये भी आपका किसका हो जाएगा, तो ये भी आपका होता है ज्योति जो चंद्रिका का पर्यायवाची शब्द। इसके अलावा अगर यहाँ बात करेंगे जो चंद्रहास है, तो चंद्रहास किसका है, तो चंद्रहास जो है ये आपका पर्यायवाची हो जाएगा चांदी का, ठीक है। तो चंद्रहास किसका है और रजत, ये दोनों किसके हैं, तो ये हो जाते हैं आपके चांदी के पर्यायवाची शब्द। छत्रियाणी शब्द में प्रत्यय है, छत्रियाणी, यानी कि इसको अगर हम तोड़ते हैं तो ये बनेगा आपका क्षत्रिय प्लस आनी, ठीक है, यानी छत्रियाणी। तो इस तरह से आपका बन जाता है यहाँ पर ये छत्राणी, और आनी जो है यहाँ पर प्रत्यय आपका लग जाता है। कौन सा लग जाता है, तो यहाँ पर लग जाता है आपका आनी प्रत्यय, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आपका माना जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है यहाँ पर समास में आए पदों को छोड़कर, समास में आए पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पदार्थ की प्रधानता हो तो कौन सा समास होता है। समास में आए पदों को छोड़कर किसी अन्य पदार्थ की प्रधानता वहां पर देखने को मिल जाएगी, तो वहां पर कौन सा समास माना जाएगा। तो यहाँ पर जो माना जाएगा वो माना जाएगा बहुविकृति समास। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो समास में आए पद हैं उनको छोड़ दिया जाता है, उस एक अन्य जो है पदार्थ को प्रधानता दे दी जाती है। जैसे एग्जाम्पल की यहाँ पर बात करेंगे, जैसे होता है नीलकंठ, यानी नीला है कंठ जिसका, तो नीलाकंठ किसका है, तो भगवान शिव का है। तो इस तरह से जो है बहुविग्रीय समास यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर नीलकंठ को छोड़ दिया गया, नीलकंठ दो अक्षर हैं, तो दोनों को यहाँ पर, दोनों पदों को जो है यहाँ पर छोड़ दिया, लेकिन प्रधान किसको बना दिया है, एक तीसरे शब्द को, ठीक है, जिसका नीलाकंठ है, नीलाकंठ है आपका भगवान शिव का। तो इस तरह से आप यहाँ पर बहुविग्रीय समास जो है देखने को आपको मिल जाएगा। द्वंद्व की बात करेंगे तो द्वंद्व में आपको, द्वंद्व यानी आपस में लड़ाई हो रही है कि वो कहता है मैं बड़ा हूं, वो कहता है मैं बड़ा हूं, यानी कि बीच में यहाँ पर योजक चिन्ह आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल की बात करेंगे तो जैसे माता पिता, माता जो है ना ही माता को छोटा बता सकते हैं, ना ही पिता को छोटा बता सकते हैं। भाई बहन, भाई बहन दोनों समान है, किसी को छोटा नहीं बता सकता, और बीच में योजक चिन्ह आ जाता है, वहां पर आपका द्वंद्व समास देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर बात की गई है द्विगु समास की, द्विगु की, द्विगुना, द्विगुना यहाँ से आप वर्ड निकालेंगे द्विगुना, तो द्विगुना किसमें हो जाता है, जिसमें संख्यावाचक शब्द जो है आपको देखने को मिल जाए। तो एग्जाम्पल की बात करेंगे यहाँ पर जैसे 3 गुना, 4 गुना, 10 गुना, तो इस तरह से जो है जहां पर भी आपको संख्यावाचक शब्द पहले जो है देखने को मिल जाए वहां पर जो है आपका हो जाता है द्विगु समास। इसके अलावा तत्पुरुष की बात करेंगे तो तत्पुरुष में जहां पर आपका का की गे का लोप हो जाता है वहां पर जो है आपको तत्पुरुष समास देखने को मिल जाएगा, ठीक। तो तत्पुरुष में क्या होता है, तो तत्पुरुष में आपका देखने को मिल जाएगा जहां पर भी आपका इस तरह से, जैसे राजकुमार यानी राजा का कुमार, ठीक है, तो का जो है वहां पर लोप हो जाता है और राजकुमार जो पूरा वर्ड यहाँ पर बोला जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाता है तत्पुरुष समास। इसके बाद आ जाता है निम्नलिखित में से किस शब्द में व्यंजन संधि है, किस शब्द में व्यंजन संधि है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो व्यंजन संधि देखने को मिलेगी आपकी तल्लीन में, और तल्लीन को जब हम तोड़ते हैं तो तत् प्लस लीन, तत् प्लस लीन, यहाँ पर आपको इस तरह से देखने को मिलेगा तत् प्लस लीन, ठीक है, तो ये हो जाता है आपका तल्लीन, और यहाँ पर देखने को मिलेगी आपकी व्यंजन संधि, ठीक। इसके अलावा शरणार्थी की बात करेंगे तो शरणार्थी में आपको देखने को मिल जाएगा दीर्घ स्वर संधि, ठीक है, तो यहाँ बड़ा आका डंडा तो दीर्घ स्वर हो गया। कारावास में भी आपका दीर्घ स्वर, कारावास, और परमाणु, परम अणु, ठीक है, तो वहां पर भी आपको जो है दीर्घ स्वर संधि ही देखने को मिल जाएगी। इसके बाद बात करेंगे वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है, जो वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। तो वृद्धि संधि में क्या होता है, तो वृद्धि संधि में वृद्धि हो जाती है, तो यहाँ पर जो है दो मात्रा देखने को आपको मिलती हैं। तो दो मात्रा आप कहेंगे तो सभी में जो है दो मात्राएं दिखा रही है, ठीक है, इस तरह से आप इसके पकड़ में नहीं आएगा। तो मत ऐक्य, मत ऐक्य में जो है आपकी वृद्धि संधि है, ठीक है, दो मात्राएं हैं। एक आपका हो जाता है विश्वेश्य, ठीक है, यहाँ पर भी आपकी जो है वृद्धि संधि है, और एक एक यहाँ पर भी आपकी जो है संधि है, कौन सी, वृद्धि संधि। लेकिन शिष्य वाक्य में जो है आपकी वृद्धि संधि का उदाहरण ये नहीं माना जाएगा, यहाँ पर आपका माना जाएगा शिशु प्लस एक के, तब बनेगा यहाँ पर शिशु एक के। यहाँ पर लिखेंगे शिशु प्लस एक के, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, तो यहाँ पर बन जाएगा आपका यण संधि, ठीक है,
तो ये पूछा जाता है आपकी परीक्षा में सबसे ज़्यादा, तो व्यन संधि का जो है यहाँ पर उदाहरण ये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट आपका माना जाएगा। ठीक है, शिशेक के जो है ये हो जाता है आपका शिशु प्लस एक के। इनमें से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग तो होता है, बहुवचन में प्रयुक्त होता है सदैव, वो कौन सा है? तो बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला हो जाता है यहाँ पर प्राण। ठीक है, ए हो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, बाकी सभी भक्ति होती है तो सिंगल हो जाएगा, एक वचन हो जाएगा, शिशु भी एक वचन है और पुस्तक भी आपकी एक वचन है, लेकिन प्राण जो है न्योछावर होते हैं। ठीक है, इस तरह से आप बोलते हैं प्राण निकल गए। ठीक है, तो इस तरह से आप वहाँ पर जब इसका सेंटेंस में प्रयोग करके देखेंगे तब आपकी समझ में आ जाएगा, और यही जो है यहाँ पर बहुवचन बन जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर आपका माना जाएगा। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन बनता है वो बनता है निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पुल्लिंग शब्द कौन कौन से हैं वो आपको यहाँ पर बताने हैं। पुल्लिंग शब्द कौन कौन से हैं? तो पुल्लिंग शब्द हो जाते हैं यहाँ पर सूची और पत्र। ये क्या है, ये आपके पुल्लिंग शब्द हैं। बाकी किताब पढ़ी जाती है, इस तरह से जब आप इसको बोलकर देखेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। किताब जो है पढ़ी जाती है। संसद जो है वो चलाई जाती है। ठीक है, संसद को चलाया जाता है, जाती है। और गंगा जो है वो बहती है। ठीक है, तो सेंटेंस में जो है उसका प्रयोग करके देखेंगे तो आपकी समझ में सब चीज़ें आ जाएंगी। तो पुल्लिंग शब्द आपसे पूछा गया था, पत्र लिखा जाता है। ठीक है, सूची पत्र लिखा जाता है, तो ये जो है इस तरह से आपका यहाँ पर करेक्ट बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? निम्नलिखित विकल्पों में सही विकल्प को चिन्हित कीजिए। तो सही विकल्प यहाँ पर आपको बताना है कौन सा हो जाएगा। 18 नंबर की यहाँ पर बात हो रही है, और इसका जो सही विकल्प हो जाएगा हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है, तो वो होता है संज्ञा के आधार पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर आपका माना जाएगा। ठीक, संज्ञा के आधार पर लिंग का निर्धारण किया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन बनता है यहाँ पर 19 नंबर, बुढ़ापा शब्द कौन सी संज्ञा का उदाहरण है? जो बुढ़ापा शब्द है वो कौन सी संज्ञा का उदाहरण है? तो बुढ़ापा शब्द तो यहाँ पर जो है ये आ जाता है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, बुढ़ापा, ममता, इस तरह के जितने भी शब्द होते हैं तो वो सभी जो हैं आपके भाववाचक संज्ञा की श्रेणी में आ जाते हैं। इनमें आपके लंबाई है, नम्रता है, मिठास है, ठीक है, समझ है, चार, ये सभी आपके आ जाते हैं किसमें, तो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत ये देखने को मिल जाएंगे। बाकी समूहवाचक की बात करेंगे तो ये आपका बुढ़ापा जो समूहवाचक में नहीं आएगा, वो ग्रुप की बात करेंगे, जातिवाचक भी नहीं है और व्यक्तिवाचक भी नहीं है। निम्नलिखित में से क्या अविकारी शब्द का एक भेद नहीं है? अविकारी शब्द का एक भेद नहीं है, तो अविकारी में जो है विशेषण जो है इसका भेद नहीं है। बाकी क्रिया विशेषण हो जाता है, समुच्चय हो जाता है, और एक आपका संबंध बोधक, ये सभी जो है अविकारी शब्द के भेद माने जाते हैं क्रिया मतलब विशेषण को छोड़कर। अगला हमारा यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, और ये बनता है निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनियाँ अयोगवाह हैं? यहाँ पर पूछा गया कौन सी जो ध्वनियाँ हैं वो अयोगवाह हैं। तो अयोगवाह में कौन कौन से आते हैं? तो अयोगवाह में आपको देखने को मिल जाएंगे जिसमें आपके आते हैं ए और अह। ठीक है, ये जो है आपके अयोगवाह होते हैं। ठीक, अगर यहाँ पर बात की गई है जो डे और डे है, ये आपके होते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त जो है व्यंजन जो है ये होते हैं टे और डे। कै और खे की बात करेंगे तो ये आपके होते हैं कंठ। ठीक है, ये कंठस्थ हो जाते हैं, और ए और ए जो है ये भी आपके हो जाते हैं कंठस्थ में। ठीक है, तो इस तरह से आप इनकी जो है यहाँ पर आपके सारे बता दिए गए हैं। तो अयोगा आपसे पूछा था, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर माना जाएगा। छत्तीसगढ़ बोली हिंदी के किस भाषा वर्ग के अंतर्गत आती है? छत्तीसगढ़ बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है? तो छत्तीसगढ़ बोली की बात हो रही है। छत्तीसगढ़ जो बोली है वो आती है आपकी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। बी हो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, और पूर्वी हिंदी में आपको और कौन सी देखने को मिलेगी? तो पूर्वी हिंदी में ही आपको देखने को मिलती है अवधी। ठीक है, ये लखनऊ के आसपास बोली जाती है, और एक आपको देखने को मिल जाएगी बघेली,
जो आपकी बघेलखंड के आसपास देखने को मिल जाएगी। ठीक, तो ये दोनों भी आपकी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत देखी जाती हैं। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा यहाँ पर, देवनागरी का विकास किस लिपि से हुआ है? देवनागरी का जो विकास है वो किस लिपि से हुआ है? तो देवनागरी का जो विकास है वो हुआ है ब्राह्मी लिपि से। ठीक है, पहले ब्राह्मी, फिर गुप्त लिपि, कुटिल, देवनागरी, उसके बाद आती है। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाएगी आपकी ब्राह्मी, और देवनागरी का जो विकास है वो ब्राह्मी लिपि से ही हुआ है। मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर किस बोली क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर किस बोली क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपको सभी क्वेश्चन को जो है देख लेना है। तो मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर ये सभी जो है खड़ी बोली के क्षेत्र के अंतर्गत देखने को मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी और भी है इसके अलावा, जैसे मुरादाबाद है, मुजफ्फरनगर है, गाजियाबाद है, सहारनपुर है। ठीक है, और एक आपका बिजनौर तो हो ही गया। ठीक, तो यहाँ पर आपको जो है खड़ी बोली जो है खड़ी बोली के क्षेत्र में देखने को मिल जाएंगे। तो ब्रज भाषा का जो क्षेत्र है कौन सा हो जाता है? तो ब्रज भाषा का हो जाता है आपका आगरा, और एक हो जाता है आपका मथुरा। यहाँ पर हो जाती है आपकी ब्रज भाषा। अवधि की बात करेंगे तो अवधि में आपको देखने को मिलेंगे जैसे इटावा है, हरदोई है। ठीक है, एक आपका इम्पोर्टेंट कौन सा है? लखनऊ है, क्योंकि लखनऊ के आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ पर आपकी अवधि बोली जाती है। और कन्नौजी की बात करेंगे तो कन्नौजी बोली जाती है आपकी इलाहाबाद, रायबरेली। तो यहाँ पर इलाहाबाद कर लेते हैं, जिसको प्रयागराज कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा रायबरेली में भी जो है आपकी कन्नौजी बोली जाती है। रायबरेली के अलावा आपको एक देखने को मिल जाएगा गोंडा, जहाँ पर ये भाषा देखने को मिल जाएगी। ठीक, तो सभी आपने ये समझ लिए हैं। अगला क्वेश्चन बनता है, कौन सी लिपि दाएं ओर से बाएं ओर को लिखी जाती है? दाएं ओर से यानी सीधी तरफ से हम चलेंगे और उल्टी तरफ को हम इस तरह से लिखते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर जो है हमें लिखना है और यहाँ से हम जो है स्टार्ट हुए हैं। ठीक है, तो ये दाएं ओर से बाएं ओर को लिखी जाती है वो कौन सी है? तो दाएं ओर से बाएं ओर को लिखी जाती है आपकी फारसी भाषा। तो सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आपका माना जाएगा। ठीक है, और देवनागरी, रोमन, रूसी ये सभी जो है आपकी बाएं से दाएं इस तरह से लिखी जाती है। मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, कौन सा अलंकार यहाँ पर देखने को मिल जाएगा? तो सभी तरह के लगभग क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, अलंकार के, समास के, संज्ञा के, सभी तरह के क्वेश्चन आपकी परीक्षा में देखने को मिलते हैं। और ये जो प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 5 चल रहा है। इससे पहले हमने 4 प्रैक्टिस सेट करा दिए। अगर वो आपने नहीं देखे तो आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे, वहां पर आपको इससे पहले सभी प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। फिलहाल क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 26, और इसका जो करेक्ट आंसर है वहां पर देखने को मिलेगा आपका काकू वक्रोक्ति अलंकार। काकू वक्रोक्ति अलंकार, इसमें सीता जो है स्वयं को कोमल और अपने पति राम को वन के योग्य होने का व्यंग करती है। ठीक है, मैं सुकुमारी नाथ बन जो। ठीक है, तो ये हो जाता है यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर। देख लो साकेत नगरी यही है, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही है। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही है, तो यहाँ पर जो है बात की गई है बढ़ा चढ़ाकर। तो कौन सा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो एक नगरी है। ठीक है, और ये कहने के यही है वो नगरी जो स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही है, यानी काफी जो है ऊंची नगरी बना रखी है। तो इसमें थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर जो है बात की गई है, तो इसमें आ जाता है यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, जब किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है तो वहां पर आपको अतिशयोक्ति अलंकार देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और मर्यादा का जो उल्लंघन हो जाता है जिस सेंटेंस में, वहां आपका अतिशयोक्ति अलंकार देखने को मिल जाएगा। जन्मु सिंधु पुनि बंधु, विष दिन मलिन संकलंक, सिय मुख समता पाव किमी, चंदु बावरो रंक। तो इसमें उदाहरण में कौन सा अलंकार है? 28 नंबर का एक क्वेश्चन है, आपको बताना कौन सा अलंकार है। तो यहां पर जो अलंकार है वो हो जाता है व्यतिरेक अलंकार। बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, व्यतिरेक अलंकार है क्योंकि जन्मु सिंधु पुनि बंधु, विष दिन मलिन संकलंक, सिय मुख समता पांव की भी चंदू पाउर रंक। ठीक, तो इस तरह से यहाँ पर जो है व्यतिरेक अलंकार देखने को मिल जाएगा। और इसमें क्या होता है, तो उपमेय को बड़ा और उपमान को छोटा करके दिखाया जाता है। ठीक है, और साथ में कारण भी दिया जाता है, तो वहां पर आपका व्यतिरेक अलंकार देखने को मिल जाएगा।
अगला हमारा क्वेश्चन बनता है रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। ठीक है, तो इसका जो ये तो आपने कई बार पढ़ रखा हो, इस छंद का प्रयोग हुआ है। इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है ये आपको बताना है। तो यहां पर जो प्रयोग हुआ है वो हुआ है दोहे का। कैसे हुआ है? क्योंकि दोहे में आपको देखने को मिलती हैं पहले या 4 चरण होते हैं, एक पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, तो 4 चरण यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो प्रथम और तृतीय चरण में कौन कितनी मात्राएं देखने को मिलेगी? तो पहले और तीसरे में आपको देखने को मिलती है यहाँ पर 13 मात्राएं। ठीक है, और जो दूसरा और चौथा है उसमें देखने को मिलेंगे आपकी यहाँ पर 11 मात्राएं। ठीक है, तो इस तरह से जो है यहाँ पर आपका दोहा ये हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप इनको काउंट करके देख लेंगे तो यहाँ पर पहले और तीसरे चरण में आपको देखने को मिलेंगी 13 मात्राएं, और दूसरे और चौथे चरण में आपको देखने को मिलेगी 11 मात्राएं। तो ये हो जाता है आपका दोहा। इसके अलावा यहाँ पर गीतिका की बात की गई। जो गीतिका है, तो गीतिका में क्या होता है? तो गीतिका में आपको देखने को मिलेगी प्रत्येक चरण में 14 और 12 मात्राओं पर यति होती है। 14 और 12 मात्राओं पर यति होती है, और टोटल कितनी हो जाती है? तो टोटल मात्रा यहाँ पर हो जाती है 26। ये है आपकी गीतिका। चौपाई की बात करेंगे तो सभी में जो है चारों चरणों में यहाँ पर 16 मात्राएं आपको देखने को मिल जाती हैं चौपाई में। ठीक है, और इसके अलावा बात करेंगे जो कवित है, तो कवित में आपको जो है 31 वर्ण की बात की गई है। तो केवल 31 वर्ण होते हैं आपके कवित में। तो सारी चीजें आपको बता दी गई हैं। नैनो का नैनो से गोपन प्रिय संभाषण में कौन सा रस है? नैनो का नैनो से गोपन प्रिय संभाषण, तो ये हो जाता है आपका श्रृंगार रस की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, श्रृंगार रस है जहाँ पर प्रेम भाव की जागृति होती है, और जहाँ प्रेम की बात होती है, जैसे कृष्ण और राधा का जहाँ पर भी जिक्र होगा वहाँ पर आपको श्रृंगार रसी देखने को मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर आपका माना जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा होता है हम हारी के हाहा पाइन पारियो प्योरो लेहू कहा उजेहू किए ते ही तरयु त्योरू बिहारी। इस दोहे में कौन सा रस है? इस दोहे में कौन सा रस है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा ये 31, और यहाँ पर जो इसका करेक्ट हो जाएगा वो हो जाता है विप्रलभ श्रृंगार। ठीक है, तो विप्रलभ श्रृंगार हो जाता है, और बिहारी द्वारा ये रचित है दोहा विप्रलभ श्रृंगार की निष्पत्ति जो है इसमें देखने को आपको मिल जाती है। भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो भरत मुनि ने रसों की जो संख्या मानी है वो मानी है 8। ठीक है, रसों की संख्या 8 मानी है भरत मुनि ने। अगला हमारा क्वेश्चन बनता है अपस्मार क्या है? अपस्मार क्या है? तो जो अपस्मार है वो हो जाता है आपका संचारी भाव का एक प्रकार। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। और संचारी भावों की जो संख्या है वो आपसे पूछ ली जाती है कभी कभी। तो संचारी भावों की जो संख्या है वो हो जाती है यहाँ पर 33। ठीक, ये भी आपसे कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बनता है इनमें से किस विद्वान का कोई भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं है? इनमें से किस विद्वान का कोई भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं है? तो यहां पर हो जाता है जो भट्ट लोलट है इनका जो है कोई भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। ठीक है, ये भरत मुनि के रस सूत्र के प्रथम व्याख्याकार हैं, और इनका जो है दार्शनिक मत मीमांसा दर्शन है। ठीक, लेकिन इनका जो है कोई भी ग्रंथ उपलब्ध अब नहीं है। प्रबंध काव्य में संगठन किसके द्वारा किया जाता है? प्रबंध काव्य में संगठन किसके द्वारा किया जाता है? तो प्रबंध काव्य में जो संगठन किया जाता है वो किया जाता है आपका कथानक के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर माना जाएगा। अगला क्वेश्चन बनता है चिर जीवो जोरू जुरे क्यों न स्नेह गंभीर को घटी ये व्रज भानुजा वे हलदर के वीर। इस दोहे में है। 4 ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए गए हैं, और काफी अच्छा क्वेश्चन ये माना जाएगा आपकी परीक्षा के लिहाज से। तो इसका जो करेक्ट है वो हो जाता है यहाँ पर अधिधामुला शाब्दी व्यंजना। ये हो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा बन जाता है कौन से आचार्य ने चतुर्वर्ग की प्राप्ति को काव्य का प्रयोजन माना है? चतुर्वर्ग की प्राप्ति को काव्य का प्रयोजन माना है, तो ये माना है भामा ने।
आचार्य भामा हो जाते हैं जिन्होंने चतुर्वर्ग की प्राप्ति को काव्य का प्रयोजन माना है। झूठन किस लेखक की आत्मकथात्मक कृति है? जो झूठन है वो किसकी आत्मकथात्मक कृति देखने को मिल जाएगी? तो झूठन जो है वो हो जाती है ओम प्रकाश वाल्मीकि की, यानी कि ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर माना जाएगा। ओम प्रकाश वाल्मीकि हो जाते हैं और इन्होंने जो है लिखी है सबसे ज़्यादा जो अस्पृश्यवाद था उसके ऊपर जो है इन्होंने काफ़ी जो है रचनाएं लिखी हैं, जैसे झूठन भी उनमें से एक है। इसके अलावा मोहन दास नैमिषारण्य की बात करेंगे तो इनकी एक महत्वपूर्ण कृति हो जाती है और वो हो जाती है अपने अपने पिंजरे। कौन सी हो जाएगी? अपने अपने पिंजरे। ठीक है, ये जो है कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछी जाती है। इसके अलावा भगवान दास की बात करेंगे तो भगवान दास की जो इम्पोर्टेंट कृति है वो हो जाती है मैं भंगी हूँ। ठीक है, ये भी आपकी परीक्षाओं में पूछी जाती वाली कृति है, मैं भंगी हूँ। ठीक, इसके अलावा कौशल्या मैत्री की बात करेंगे तो इनकी एक आत्मकथा हो जाती है और उसका नाम है दोहरा अभिशाप। ठीक है, ये भी कई बार आपसे पूछी जाती है, दोहरा अभिशाप। ठीक है, ये भी आपसे पूछ ली जाती है। अगला क्वेश्चन बनता है हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक का नाम क्या है? हिंदी प्रदीप के रचयिता का नाम आपसे पूछा गया है। तो हिंदी प्रदीप नामक जो पत्रिका है उसके जो पत्रकार उसके जो संपादक माने जाते हैं वो माने जाते हैं बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, ये हो जाते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। इनके अलावा बालकृष्ण भट्ट के कुछ इंपॉर्टेंट उपन्यास है जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, जैसे एक है आपका यहाँ पर नूतन ब्रह्मचारी। कौन सा हो जाएगा? नूतन ब्रह्मचारी हो जाएगा। एक आपको देखने को मिलता है यहाँ पर 100 अजान एक सुजान। ठीक है, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, 100 अजान और एक सुजान। ठीक है, ये कई बार परीक्षाओं में आपका बनता भी है। अगला हमारा क्वेश्चन बनता है कठगुलाब उपन्यास की रचनाकार है। कठगुलाब उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो कठगुलाब के रचनाकार ये हो जाता है मृदुला गर्ग। ठीक है, बी हो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। मृदुला गर्ग के कुछ और भी उपन्यास हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, जिसमें आपका उसके हिस्से की धूप ये पूछी गई है एक बार, उसके हिस्से की धूप। ठीक है, ये पूछा जाता है आपकी परीक्षा में। एक आपका इन्हीं का पूछा जाता है और वो है आपका वंशज, ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। पशु पक्षियों पर लिखित महादेवी वर्मा का रेखा चित्र संकलन है। पशु पक्षियों पर लिखित महादेवी वर्मा का जो रेखा चित्र संकलन है वो कौन सा है? तो पशु पक्षियों पर लिखित महादेवी का जो रेखा चित्र है वो हो जाता है मेरा परिवार। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर माना जाएगा। और जो मेरा परिवार है ये जो है नीलकंठ मोर और नीलकंठ, गिलहरी, हिरनी, खरगोश, गोरैया, ये सभी जो है इन सभी पक्षियों का जो है इसमें वर्णन किया गया। आपसे ये पूछा जाएगा किस किस पक्षी का या किस पशु का जो है वर्णन किया गया, तो आपको यहाँ पर बता देना है। ठीक है, और इसके अलावा इनकी एक और पूछी जाती है, उसमें आ जाती है पथ के साथी। ठीक, तो ये भी आपकी जो है 1956 में आई हुई है और ये भी आपसे कई बार पूछ ली जाती है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन बनता है हमारा पड़ोस की खुशबू। पड़ोस की खुशबू यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है? पड़ोस की खुशबू, तो इसके जो आपके लेखक हो जाएंगे वो हो जाएंगे रामदरस मिश्र। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर माना जाएगा। रामदरस मिश्र इनकी और भी कृति हो जाती है, जैसे भोर का सपना। कौन सी हो जाएगी? भोर का सपना, ये भी आपसे पूछी जाती है। ठीक, इसके बाद हो जाते हैं जो शिव प्रसाद सिंह है। तो शिव प्रसाद सिंह की एक इंपॉर्टेंट कृति है सब्जा पत्र कथा कहे। सब्जा पत्र कथा कहे, ये आपसे पूछ लिए जाते हैं। नासिरा शर्मा की बात करेंगे तो इनकी हो जाते हैं जहां फव्वारा लहू रोते हैं। जहां फव्वारे लहू रोते हैं, ये हो जाती है नासिरा शर्मा की। और नरेश मेहता की बात करेंगे तो ये हो जाते हैं कितना अकेला आकाश। एक हो जाती है आपकी कितना अकेला आकाश, ये हो जाती है आपकी
नासिरा शर्मा की एक महत्वपूर्ण कृति। अगला यहाँ पर क्वेश्चन बनता है आपका, सौंदर्य की नदी नर्मदा यात्रा वृत्तांत का अंतिम पड़ाव है। सौंदर्य की नदी नर्मदा यात्रा वृत्तांत का अंतिम पड़ाव कौन सा है? तो इसका जो अंतिम पड़ाव है वो हो जाता है कोली आदमी भरूच, यानी शी आपका बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर माना जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। जीवन की यात्रा का कोलाज के लेखक कौन है? जीवन की यात्रा के कोलाज के जो लेखक है वो हो जाते हैं डॉक्टर जगदीश जोशी। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर भी आपका करेक्ट माना जाएगा। 10 तस्वीरें किस विद्या की रचना है? 10 तस्वीरें जो रचना हो जाएगी वो हो जाती है आपकी रेखा चित्र। जो 10 तस्वीरें हैं ये रेखा चित्र है और इसके लेखक अगर आपसे पूछे जाएंगे तो वो हो जाते हैं जगदीश चंद्र माथुर। लिख देते हैं हम यहाँ पर जगदीश चंद्र माथुर, ये जो है इसके लेखक हो जाते हैं। बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखा चित्र हैं। बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखा चित्र हैं। तो बनारसी दास चतुर्वेदी के जो रेखा चित्र हैं उनमें आपको देखने को मिल जाएगा रेखा चित्र और सेतुबंध, यानी उपयुक्त दोनों जो है इससे संबंधित हो जाएंगे। ठीक है, रेखा चित्र और सेतुबंध दोनों ही यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर माना जाएगा। कबीर बाजभी, कपोतभी, पपीहा भी के रचनाकार हैं। कौन इसके रचनाकार हो जाते हैं? कबीर बाजभी, कपोतभी और पपीहा भी। तो इसके जो रचनाकार हैं वो हो जाते हैं धर्मवीर भारती। ठीक है, धर्मवीर भारती इसके रचनाकार हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्य धारा में देखने को मिलती है उस धारा को क्या कहा जाता है? उस धारा को क्या कहा जाएगा? तो उस धारा को कहा जाता है आपका प्रगतिवाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर माना जाएगा। हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्य धारा में देखने को मिलेगी उसको प्रगतिवाद कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन बनता है, उर्वशी पर लिखी गई किसकी समीक्षा से विवाद उत्पन्न हो गया था? उर्वशी पर लिखी गई है किसकी समीक्षा से विवाद उत्पन्न हो गया था? तो ये जो विवाद उत्पन्न हुआ है ये हुआ है आपका उर्वशी पर। ठीक है, उर्वशी पर ये विवाद हुआ है और उर्वशी किसकी कृति है? तो उर्वशी हो जाती है ये भगवती चरण शरण उपाध्याय की। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर माना जाएगा। ठीक है, ये भगवती चरण उपाध्याय की जो है एक कृति हो जाती है उर्वशी। अगला हमारा क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना की ढांचे में ढली हुई सिरे की प्रेम रूपा प्रभाव उत्पादक अभिव्यक्ति है। काव्य की यह परिभाषा देने वाले विद्वान है। काव्य की यह परिभाषा देने वाले विद्वान कौन से हो जाएंगे? तो वे जो विद्वान है वो हो जाते हैं यहाँ पर बाबू गुलाब राय। ठीक है, बी हो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन बनता है, भारतीय काव्य शास्त्र का नवनिर्माण शीर्षक निबंध के लेखक कौन है? भारतीय काव्य शास्त्र का नवनिर्माण शीर्षक निबंध के लेखक कौन है? तो ये हो जाते हैं आपके नंद दुलारे वाजपेयी। ये क्वेश्चन कई बार आपकी परीक्षाओं में बनता है। भारतीय काव्य शास्त्र का नवनिर्माण जो शीर्षक निबंध है उसके लेखक हो जाते हैं नंद दुलारे वाजपेयी। कूटज के लेखक कौन है? कूटज, तो कूटज के जो लेखक हैं वो हो जाते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये जो कूटज है ये कब लिखा गया है? कूटज, तो कूटज लिखा गया है आपका 1964 में। ठीक है, ईयर से भी आपके क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिए जाते हैं। पाप का फल छिपाने वाला पाप छिपाने वाले से अधिक अपराधी है, पर ऐसे बहुत से लोग हैं जो किसी का घर जलाते हाथ जलता है तो कहते हैं कि होम करके हाथ जला है। उस पंक्ति में लेखक व रचना शीर्षक का उल्लेख कीजिए। ये किसकी हो जाती है? पंक्ति के लेखक और रचना शीर्षक का उल्लेख क्या हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर हो जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है और श्रद्धा और भक्ति जो है इसका शीर्षक यहाँ पर हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर माना जाएगा।
अशोक के फूल में मनुष्य की इच्छा से निरपेक्ष परिवर्तनकारी शक्ति को क्या नाम दिया गया है? अशोक के फूल में मनुष्य की इच्छा से निरपेक्ष परिवर्तनकारी शक्ति को क्या नाम दिया गया है? तो इनको जो नाम दिया गया है वो नाम दिया गया है यहाँ पर महाकाल। ये हो जाता है बिल्कुल करेक्ट आंसर। सिक्का बदल गया किसकी कहानी है? सिक्का बदल गया ये जो कहानी है ये हो जाती है कृष्णा सोबती की। कृष्णा सोबती की कई जो कथाएं कहानियां हैं वो पूछी जाती हैं। जैसे एक इम्पोर्टेंट है इसमें, वो हो जाती है बादलों के घेरे। बादलों के घेरे, ठीक है, ये भी आपसे कई बार पूछी जाती है। एक प्लेट सैलाब कहानी की लेखिका कौन है? एक प्लेट सैलाब कहानी की लेखिका। तो एक प्लेट सैलाब जो कहानी की लेखिका है वो हो जाती है मन्नू भंडारी। बी हो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। कव्य और काला पानी के कहानीकार कौन है? कव्य और काला पानी, तो इस कहानी के जो कहानीकार हैं वो हो जाते हैं निर्मल वर्मा। डी हो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। और हिंदी की पहली कहानी लेखिका कौन है? हिंदी की पहली कहानी लेखिका, तो हिंदी की पहली कहानी जो लेखिका है वो हो जाती है राजेंद्र। हिंदी की पहली कहानी लेखिका तो ये हो जाती है बंग महिला। ठीक है, ये हो जाती है हिंदी की पहली कहानी लेखिका। अगला हमारा क्वेश्चन बनता है जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ था? जैनेन्द्र के पहले कहानी संग्रह फांसी कौन सा था इनका? वो था आपका फांसी, और उसका जो प्रकाशन है वो हुआ आपका 1929 में। जैनेन्द्र का है, फांसी इसका सब्जेक्ट है, और ये 1929 में प्रकाशित हुआ है। कहानी इतिवृत्त ही तो है, यानी उसमें स्थिति से स्थित्यतर अर्थात जीवन गति होनी चाहिए, काल का कुछ स्पंदन, कुछ तनाव अनुभव हो, वही तो कहानी का रस है। तो ये जो है कहानी के विषय में उपयुक्त विचार किस लेखक के हैं? तो कहानी के विषय में उपयुक्त जो विचार हैं वो किस लेखक के हैं? तो ये जो लेखक हो जाते हैं वो हो जाते हैं यहाँ पर जैनेन्द्र कुमार। निम्नलिखित में कौन सा युग्म असंगत है? कौन सा युग्म है जो असंगत है? तो असंगत यहाँ पर दिखाया गया है सन्यासी और इलाचंद्र जोशी, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। वसंती भीष्म साहनी की हो जाएगी। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर का इंपॉर्टेंट है, बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है। चित्रलेखा ये आपका भगवती प्रसाद वाजपेयी की नहीं है। चित्रलेखा किसकी हो जाएगी? चित्रलेखा हो जाती है आपकी भगवती प्रसाद वाजपेयी की। ठीक है, किसकी हो जाएगी? ये हो जाएगी भगवती प्रसाद वाजपेयी की। ठीक है, बाकी सभी आपकी जो है करेक्ट दी गई है। हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास कौन सा है? हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास, तो हिंदी का पहला जो आंचलिक उपन्यास है वो हो जाता है मेला आंचल। कब लिखा गया है? 1954 में जो है इसको लिखा गया है, और इसको लिखा गया है फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा। फणीश्वर नाथ रेणु ये इसके जो है राइटर या रचयिता हो जाते हैं। पंडित किशोरी लाल गोस्वामी का उपन्यास निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है पंडित किशोरी लाल गोस्वामी का उपन्यास? तो गोस्वामी का जो उपन्यास है वो हो जाता है यहाँ पर भोजपुर का ठग। ये जो है इनका नहीं है। तरुण तपस्वी इन्हीं का हो जाता है। रजिया बेगम या रंग महल में हलाल ये भी हो जाता है। और राजकुमारी भी पंडित किशोरी लाल गोस्वामी का उपन्यास हो जाता है। लेकिन भोजपुर का ठग जो है ये इनका नहीं है। और भोजपुर का जो ठग है उसके लेखक कौन माने जाएंगे? तो यहाँ पर माने जाएंगे गोपाल राम गहमरी। कौन हो जाएंगे? गोपाल राम गहमरी। ठीक है, ये हो जाते हैं इसके राइटर। एक पत्नी के नोट्स किसकी रचना है? एक पत्नी के नोट्स किसकी रचना है? तो एक पत्नी के जो नोट्स हैं वो हो जाती है ममता कालिया की। ये हो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। कालीचरण किस उपन्यास का पात्र है? कालीचरण किस उपन्यास का पात्र है? कालीचरण देखने को मिलेगा आपका मेला आंचल में। ठीक है, कब आया था? ये 1954 में जो इसका प्रकाशन हो जाता है। सेठ बाकेमल किसकी रचना है? सेठ बाकेमल किसकी रचना है? तो सेठ बाकेमल जो है ये हो जाती है आपकी अमृत लाल नागर की रचना।
सी हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट। इनमें से कौन सा उपन्यासकार भीष्म शाहनी द्वारा रचित नहीं है, नहीं आपसे पूछा गया है। तो भीष्म शाहनी के द्वारा यहाँ पर झरोखे देखने को मिल जाएंगे। बसंती भी भीष्म शाहनी की है, कड़िया भी है, लेकिन पीढ़िया जो है ये आपकी भीष्म शाहनी की नहीं है। भीष्म शाहनी की नहीं है तो किसकी है ये पीढ़िया? तो पीढ़िया जो होगी ये आपकी हो जाती अमृतलाल नागर की। किसकी हो जाएगी? अमृतलाल नागर की यो कीर्ति हो जाती है आपकी पीढ़िया। अगला हमारा क्वेश्चन बनता है झीनी झीनी बीनी चदरिया किस उपन्यास की कीर्ति है? झीनी झीनी बीनी चदरिया ये किसकी है? तो ये जो कीर्ति है ये हो जाती है आपकी अब्दुल बिस्मिल्लाह की। बी हो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। झीनी झीनी बीनी चदरिया उपन्यास जो है ये अब्दुल बिस्मिल्लाह की एक कीर्ति मानी जाती है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन आता है चतुरी चमार किसकी उपन्यास है? जो चतुरी चमार है ये किसका उपन्यास है? तो ये जो उपन्यास है ये हो जाता है निराला का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मृगनयनी किसके द्वारा रचित है? मृगनयनी किसके द्वारा रचित है? तो मृगनयनी है ये वृंदावन लाल वर्मा की। कई बार आपकी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन बनता है। शाहरुमुख नामक अग्रवाल बनिया की कथा किस उपन्यास में उल्लेखित है? शाहरुमुख नामक अग्रवाल ये आपको बताना है इस उपन्यास के लेखक, ये किस उपन्यास में उल्लेखित है। तो ये हो जाती है आपकी देवरानी जेठानी की कहानी। ठीक है, ये हो जाता है शाहरुमुख नामक अग्रवाल बनिया की कथा देवरानी जेठानी की कहानी में सम्मिलित हो जाएगी। आजकल जिसे लिव इन रिलेशनशिप कहा जाता है उस व्यवस्था का संकेत प्रेमचंद के किस उपन्यास में मिलता है? जिसको आजकल लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं, बिना शादी के जो है एक साथ रहते हैं, उसको लिव इन रिलेशनशिप कहा जाता है। तो ये प्रेमचंद के किस उपन्यास में मिलता है? तो प्रेमचंद के मिलता है ये गोदान में। डी हो जाता है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। ब्राह्मण ना तो किसी के राज्य में रहता है और ना ही किसी के अन्न पर पलता है, यह कथन जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है? जो ब्राह्मण है ना तो किसी के राज्य में रहता है और ना ही किसी के अन्न पर पलता है, तो इसके जो किस नाटक से लिया गया है जयशंकर प्रसाद के? तो ये लिया गया है आपका चंद्रगुप्त से। सी हो जाता है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब पर भारी पैधन विदेश चली जात इति अह ख्यारी ये पंक्तियां भारत दुर्दशा के किस अंक से ली गई हैं? भारत दुर्दशा के एक अंक से ली गई हैं और वो अंक हो जाता है आपका पहला अंक। ठीक है, ये पंक्तियां भारत दुर्दशा के पहले अंक से ही ली गई हैं। हिंदी का पहला प्रतीक धर्मी नाटक कौन सा हो जाएगा? हिंदी का पहला प्रतीक धर्मी नाटक ये हो जाता कामना और ये लिखा गया है आपका जयशंकर प्रसाद के द्वारा। किसका है ये हो जाता है आपका जयशंकर प्रसाद का। अगला हमारा क्वेश्चन बनता है उत्तर प्रियदर्शी नामक गीति नाट्य के लेखक कौन है? उत्तर प्रियदर्शी नामक गीति नाट्य के लेखक कौन है? तो ये हो जाते हैं अज्ञे जी। ठीक है, अज्ञे हो जाते हैं आपके जो गीति नाट्यों के रचनाकार। स्वर्ग की झलक एकांकी के रचनाकार कौन है? स्वर्ग की झलक एकांकी के रचनाकार कौन है? तो स्वर्ग की झलक के रचनाकार हो जाते हैं उपेंद्र नाथ अस्क। ठीक है, सी हो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन बनता है अंधा युग के निम्न कथा गायन का शीर्षक क्या है? संजय से सुनते सुनते युद्ध कथा हो गई सुबह पाकर यह गहन व्यथा गांधारी पत्थर थी उस श्री हतमुख पर जीवत मानव सा कोई चिन्ह ना था। तो यहां पर पूछा गया अंधा युग के निम्न कथा गायन का शीर्षक क्या है? शीर्षक आपको बताना है। तो यहां पर जो इसका शीर्षक हो जाएगा वो हो जाएगा अश्वत्थामा का अर्धसत्य। ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आषाढ़ का एक दिन नामक नाटक के रचयिता कौन है? आषाढ़ का एक दिन, तो इसके जो रचयिता हो जाते हैं वो हो जाते हैं मोहन राकेश, यानी कि डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट यहां पर आपका आंसर। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है?
कौन सा है जो यहाँ पर सुमेलित नहीं है? सन्नाटा भवानी प्रसाद मिश्र का हो जाएगा। कल सुनना मुझे ये धूमिल का हो जाएगा। 7 गीत वर्ष ये धर्मवीर भारती के हैं। और उतना वह सूरज है, उतना वह सूरज है, ये किसकी है? तो उतना वह सूरज है, ये आपकी शंभुनाथ की नहीं है, ये आपका गलत हो जाता है। ठीक है, ये है आपकी भारत भूषण अग्रवाल की। किसकी हो जाएगी? भारत भूषण अग्रवाल की जो है ये रचना हो जाएगी। ठीक है, बाकी सभी जो है आपके सही सुमेलित दिए गए हैं। किस साहित्यकार का संबंध मध्य प्रदेश से है? कौन सा साहित्यकार है जिसका संबंध मध्य प्रदेश से है? मध्य प्रदेश से संबंधित है आपके भवानी प्रसाद मिश्र। सी हो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह शमशेर बहादुर सिंह का नहीं है? शमशेर बहादुर सिंह का नहीं है, तो ये हो जाता है आज अभी आंखें, आज अभी आंखों से। ये जो है शमशेर बहादुर का नहीं है। बाकी कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, काल तुझसे होड़ मेरी, ये सभी शमशेर बहादुर की रचनाएं आपको देखने को मिल जाएंगी। अगला हमारा क्वेश्चन होता है शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखित दो आब किस विद्या की कृति है? दो आब किस विद्या की कृति है? तो जो दो आब है वो हो जाती है एक गद्य काव्य। हाइकू किस देश की काव्य शैली है? हाइकू हो जाती है ये जापान की काव्य शैली। ठीक है, यहाँ पर जो है बी आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन बनता है इनमें से तार सप्तक से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तार सप्तक से भी एक क्वेश्चन आपका बनता है। ठीक है, तो कौन सा यहाँ पर सही नहीं है वो आपको बताना है। तीसरा सप्तक का जो प्रकाशन वर्ष है वो हो जाता है 1959, तो ये तो आपका करेक्ट हो जाता है। पहले का जो प्रकाशन वर्ष है वो है आपका 1943। ठीक है, दूसरे की बात करेंगे तो दूसरा हो जाता है आपका 1951 में, और तीसरा हो जाता है आपका 1959 में। चौथा तार सप्तक जो है ये आपको देखने को मिल जाएगा 1979 में, ये भी आपका करेक्ट है। शकुंतला माथुर की रचनाएं तीसरे सप्तक में संकलित हैं, तो ये आपका हो जाता है गलत। जो तो शकुंतला माथुर की जो रचनाएं हैं वो तीसरे में नहीं है, वो है आपकी दूसरे तार सप्तक में। दूसरा कब है? 1951 में आया था, तो ये आपका यहाँ पर गलत आपका माना जाएगा। आपसे पूछा गया कौन सा सही नहीं है, तो सी हो जाएगा जो आपका सही नहीं है। रघुवर शायद दूसरे सप्तक के कवि हैं, ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको बता दिया है तार सप्तक से संबंधित क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है? कौन सा युग्म संगत है वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा यहाँ पर 86। टोटल 120 जो है क्वेश्चन हम यहाँ पर आपको करा रहे हैं। ये 5वां प्रैक्टिस सेट है और इससे पहले 4 प्रैक्टिस सेट हमने करा दिए हैं। अगर वो आपने नहीं देखे तो आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे, वहां पर आपको इससे पहले सारे प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं, कौन सा युग्म संगत नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है पथिक, जो है ये राम नरेश त्रिपाठी की हो जाती है, तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बाकी आपके गलत दिखाए गए हैं, क्योंकि जो हिमकिरीटनी है ये किसकी है? तो ये हो जाती है माखनलाल चतुर्वेदी की। यहाँ पर लिखा गया माखनलाल चतुर्वेदी। इसके बाद वैदेही वनवास ये किसकी है? तो वैदेही वनवास हो जाती है हरि अयोध्या सिंह हरिओद की। उद्धव शतक ये किसकी है? तो ये हो जाती है जगन्नाथ रत्नाकर की। ठीक है, और आपसे पूछा गया था कौन सा संगत है, तो ये हो जाता है केवल डी। जो पथिक है वो राम नरेश त्रिपाठी की हो जाएगी। अगला हमारा क्वेश्चन बनता है निम्न में से कौन सी रचना एवं उनके रचनाकार का युग्म सही नहीं है? नहीं आपको बताना है कौन सा युग्म सही नहीं है। तो यहाँ पर जो सही नहीं है, कविता कौमुदी राम नरेश त्रिपाठी की है। ठीक है, हिमकरिणी माखनलाल चतुर्वेदी की, कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। हल्दी घाटी हो जाती है श्याम नारायण पांडे की, लेकिन रसवंती जो है सियाराम शरण गुप्त की नहीं है। आपका जो करेक्ट आंसर यही बनेगा। तो रसवंती किसकी हो जाएगी? तो रसवंती जो है ये हो जाती है रामधारी सिंह दिनकर की। किसकी हो जाएगी? रामधारी सिंह दिनकर की। ठीक है, ये हो जाता है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का किसने विरोध किया है? छायावाद का विरोध यहां पर किया जा रहा है किसके द्वारा?
तो छायावाद का जो विरोध है वो किया गया है महादेवी वर्मा के द्वारा। बी हो जाता है यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन होता है निम्नलिखित में से निराला की व्यंग परक कविता कौन सी है। निराला की व्यंग परक कविता कौन सी है। तो निराला की जो व्यंग परक कविता है वो हो जाते कुकुरमुत्ता। बी हो जाता है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। मौर्य विजय किसकी रचना है। जो मौर्य विजय है वो किसकी रचना है। तो मौर्य विजय ये हो जाती है सियाराम शरण गुप्त की। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आपका माना जाएगा। मेरे चपल यौवन बाल अचल अंचल में पड़ा सो मचल कर मत साल। ये काव्य पंक्तियां निम्नलिखित में से किसके द्वारा रचित हैं। ये काव्य पंक्तियां किसके द्वारा रचित हैं। तो ये रचित हैं मैथिली शरण गुप्त के द्वारा। बी हो जाता है यहां पर आपका करेक्ट आंसर। राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। ठीक है, यह किस कवि ने कहा है, किस कवि के द्वारा ये कहा गया है। तो ये जो पंक्ति है ये है आपकी मैथिली शरण गुप्त की, यानी कि ए हो जाता है ये आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन बनता है निम्न में से कौन सा काव्य ग्रंथ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का है। कौन सा हो जाएगा जो हरिओद का है। तो हरिओद का जो यहाँ पर कथन है वो हो जाता है पदम परशुम। ठीक है, ए हो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन बनता है आचार्य शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदवाद के प्रवर्तक हैं। स्वच्छंदवाद के प्रवर्तक आपसे पूछे गए हैं। तो स्वच्छंदवाद के जो प्रवर्तक है वो हो जाता है श्रीधर पाठक, यानी कि सी आपका बिल्कुल करेक्ट यहां पर माना जाएगा। हिंदी पुनर्जागरण काल किसे कहा जाता है। हिंदी पुनर्जागरण काल किसे कहा जाता है। तो हिंदी पुनर्जागरण काल कहा जाता है भारतेंदु युग को। ठीक है, सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इसके अलावा द्विवेदी युग की बात करेंगे तो द्विवेदी युग को क्या कहा जाता है। तो द्विवेदी युग को कहा जाता है जागरण का सुधार काल। क्या कहा जाएगा, जागरण सुधार काल। ठीक है, ये कहा जाता है आपका द्विवेदी युग को। रसिक प्रिया किसकी रचना है। रसिक प्रिया तो ये हो जाते केशव दास की। सी हो जाएगा यहां पर आपका करेक्ट आंसर। जिन दिन देखे वे कुसुम गई सो बीती बहार अब अली रही गुलाब में अपट कटीली डार। यह प्रसिद्ध दोहा किस कवि का है। ये जो प्रसिद्ध दोहा है ये हो जाता है आपका बिहारी का। सी हो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। और बिहारी जो है ये आपके जो है बिहारी सतसई से ये दोहा लिया गया है। ये दोहा कहाँ से लिया गया है, तो बिहार सतसई से जो है ये दोहा आपका लिया गया है। अगला हमारा क्वेश्चन बनता है ऋतु वर्णन तो इनके ऐसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया है। ऋतु वर्णन तो ऐसा किसी और श्रृंगारी कवि ने नहीं कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस कवि के लिए है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है और ये हो जाता है आपका सेनापति के लिए। सी हो जाएगा यहां पर भी आपका करेक्ट आंसर। दरग उर्जत टूटत कुटुंब जुरत चतुर चित प्रीति यह कथन किसका है। तो ये जो कथन है ये हो जाता है आपका बिहारी का। ठीक है, ए हो जाता है यहां पर आपका करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सी रचना एवं रचनाकार का युग्म सही नहीं है। कौन सी रचना और रचनाकार का युग्म सही नहीं है। तो काव्य निर्णय ये हो जाती है आपकी भिखारी दास की। रस रहस्य कुलपति मिश्र की हो जाएगी। रस विलास चिंतामणि की हो जाएगी। और भावविलास आपकी केशव प्रसाद की नहीं है। भावविलास किसकी है। तो भावविलास के जो रचनाकार हैं वो हो जाते हैं देवदत्त। ठीक, ये हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ पर 101 की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी रचना कवि देव की नहीं है। कौन सी रचना है जो कवि देव की नहीं है। तो यहाँ जो कवि देव की रचना नहीं है उसमें हो जाती है आपकी अलंकार गंगा। ये कवि देव की नहीं है। ठीक है, और जो भावविलास है अष्टयाम है ये आप सबकी कवि देव की हो जाएगी। उनकी विरह ताप की
अत्युक्तियों में दूर की सूझ और नाजुक ख्याली बहुत कुछ फारसी की शैली है। शुक्ल जी का कथन किस कवि के विषय में है? तो शुक्ल जी का कथन किस कवि के विषय में है? तो ये हो जाता है बिहारी के विषय में। बी हो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। जग की कविताई के धोखे रहे, हया प्रविनेनी की मति जात जगी। किसकी ये पंक्तियां हैं? इस तरह की पंक्तियां पूछी जाती हैं आपकी परीक्षा में और बार बार जो है पूछी जाती है। आपको बड़े आराम से जो है इनको पढ़ लेना है। 103 नंबर का एक क्वेश्चन है और इसका करेक्ट आंसर है आपका ब्रजनाथ की ये पंक्तियां हो जाती हैं। इनकी सी विशुद्ध सरस और शक्तिशालिनी ब्रज भाषा लिखने में कोई और कवि समर्थ नहीं हुआ है। विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी अपूर्व हुआ। ये वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का उक्त कथन किस कवि के संबंध में है? किस कवि के विषय में ये बात कही गई है रामचंद्र शुक्ल ने? तो ये जो कही गई है ये कही गई है घनानंद के बारे में। ठीक है, सी हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। सूरदास के एक अति प्रचलित पद के निम्नलिखित चरण नखत वेद ग्रही जोरी अरद करी को बरजे हम खाद से किस खाए जाने वाले पदार्थ का अर्थ निष्पन्न होता है? इसका करेक्ट आंसर बताना है 105 नंबर क्वेश्चन और करेक्ट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, विष हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। नखत वेद ग्रह जोरी अरद करी जो बरजे हम खाद से खाए जाने वाला जो पदार्थ है वो है आपका विष। सूरदास के किस विषय में कौन सा कथन गलत है? सूरदास के विषय में कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन हो जाता है सूरदास को सभी विद्वान जन्म आदम मानते थे। तो यहां पर जो है इसका ये करेक्ट नहीं है क्योंकि सभी नहीं मानते थे। ठीक है, कुछ मानते थे, सभी नहीं, यहां पर आ जाएगा कुछ मानते थे। ठीक है, सूरदास श्रीनाथ मंदिर वृंदावन में कीर्तन करते थे, करेक्ट हो जाएगा। वल्लभाचार्य के शिष्य थे, ये भी करेक्ट हो जाएगा। प्रभु हो सब पतितन को राजा पर निंदा मुख पूरी रही जग और यह निशान नित बाजा। ये जो है पंक्तियां सूरदास की हो जाती हैं। ठीक है, तो इनको जो है सभी विद्वान जन्मांध नहीं मानते थे, कुछ मानते थे कुछ नहीं मानते थे। अगला क्वेश्चन बनता है राधा वल्लभ संप्रदाय का परिवर्तन किसने किया है? राधा वल्लभ संप्रदाय का जो परिवर्तन है वो किसने किया है? तो राधा वल्लभ संप्रदाय का जो परिवर्तन है वो क्या है आपका हित हरिवंश ने। ये हो जाता है यहां पर आपका करेक्ट आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन बनता है स्वामी अग्रदास का संबंध किस भक्ति शाखा से है? स्वामी अग्रदास का संबंध किस भक्ति शाखा से है? तो इनका जो संबंध हो जाएगा वो हो जाता है राम भक्ति शाखा से। सी हो जाएगा इनका करेक्ट आंसर। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए, यह पंक्ति इनमें से किस कवि की है? गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। तो ये जो पंक्तियां हैं ये हो जाती हैं आपकी रहीम की। डी हो जाता है आपका करेक्ट आंसर। सीता त्रिजटा संवाद रामचरितमानस के किस कांड में वर्णित है? सीता त्रिजटा संवाद रामचरितमानस के किस कांड में वर्णित है? तो ये हो जाता है आपका सुंदरकांड में। बी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। इनमें से जायसी की कौन सी रचना नहीं है? जायसी की कौन सी रचना नहीं है? तो जायसी की हो जाती है आखिरी कलाम, जायसी का है। पद्मावत जायसी का खरावट भी है, लेकिन चित्रावली ये आपकी जायसी की नहीं है। चित्रावली किसकी है? तो चित्रावली हो जाती है उस्मान की और ये बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछी भी जाती है, इसीलिए इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। सूफी काव्य परंपरा की सर्वश्रेष्ठ रचना है। सूफी काव्य परंपरा की जो सर्वश्रेष्ठ रचना है वो कौन सी है? तो यहां पर जो सर्वश्रेष्ठ रचना है इसकी वो हो जाती है पद्मावत। ठीक है, पद्मावत हो जाती है और इसका जो रचना का वर्ष है वो हो जाता है 1540। इनमें से कौन सा कवि संत कवि नहीं है? इनमें से कौन सा कवि संत कवि नहीं है? तो ये हो जाते हैं आपके तुलसीदास, ये जो है एक संत कवि नहीं है। बाकी कबीरदास, गुरु नानक और रैदास ये सभी क्या हैं? ये सभी आपके संत कवि माने जाते हैं। तुलसीदास जो है संत कवि नहीं है। हरडे वाणी किसकी रचनाओं का संग्रह है? हरडे वाणी किसकी रचनाओं का संग्रह है?
हरडेवानी हो जाती है दादू दयाल की, और दादू दयाल है आपका ऑप्शन नंबर सी में। भरमर गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त नाम क्या है? भरमर गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त नाम ब्रह्मरंध्र है। ठीक है, क्या हो जाता है? ब्रह्मरंध्र। ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। रसखान कवि का वास्तविक नाम क्या था? रसखान कवि का वास्तविक नाम, तो रसखान कवि का जो वास्तविक नाम है वो हो जाता है सैयद इब्राहिम। डी हो जाता है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। किसका है? ये है आपका रसखान का। आल्हा और उदल के चरित्र को वीर गीतात्मक काव्य के रूप में रचने वाले कवि कौन है? आल्हा उदल के चरित्र को, तो आल्हा उदल के जो चरित्र को रचने वाले हैं वो हो जाते हैं आपके जगनिक। ठीक है, सी हो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। और यहाँ पर आखिरी पड़ाव की तरफ हम चल रहे हैं। खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सर्जन करने वाले कवि कौन से हैं? खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सर्जन करने वाले कवि, तो ये हो जाते हैं अमीर खुसरो। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते थे? अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते थे? तो अमीर खुसरो को जाना जाता था तूतिए हिंद के नाम से। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर माना जाएगा। प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता के चित्त वृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। यह कथन किसका है? प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्त वृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तो ये जो कथन है ये हो जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किस रचना में कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है? कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है, तो कड़वक शैली का जो प्रयोग नहीं हुआ है वो नहीं हुआ है पाहुड़ दोहा में, बाकी सभी में हुआ है। विद्यापति इनमें से किस रचना के आधार पर मैथिल कोकिल कहलाए? विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता था, ये आप सभी जानते हैं, और ये जो है आपकी पदावली के कारण जो है मैथिल कोकिल कहलाए थे। ठीक है, ये हो जाता है यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर। पुरानी हिंदी नामकरण किसने दिया है? पुरानी हिंदी नामकरण, तो पुरानी हिंदी जो नामकरण है ये दिया है चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा। डी हो जाता है आपका करेक्ट आंसर। गिरीशन कृत द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने दिया है? हिंदी अनुवाद किसके द्वारा दिया गया है? तो ये दिया गया है आपका किशोरी लाल गुप्त के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आपका हो जाएगा। और ये गिरीशन के द्वारा जो है कृत है। हिंदी साहित्य के आदिकाल को आधार काल का नाम दिया है। हिंदी साहित्य के आदिकाल को आधार काल का नाम ये दिया है आपका मोहन अवस्थी ने। ठीक है, मोहन अवस्थी ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को आधार काल का नाम दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर माना जाएगा। और चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। टोटल हमने आपको करा दिया है 125 के आसपास क्वेश्चन, और ये हमारा जो प्रैक्टिस सेट है 5 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले अगर आपने बाकी प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे, वहाँ पर आपको सभी प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। और इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो है कम समय में बेहतर तैयारी कराई जाती है। और चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।